अब भारत क्या करेगा ऐसे में जनरल मेस्टॉन? अब वो तो खुद ही शर्त बता रहे, कह रहे युआन में डील करे। पहली बात, ईरान को कोई अधिकार नहीं है ये शर्तें डालने का, और भारत को वो कैसे बोल सकते हैं कि हम युआन में ट्रेड करेंगे? क्या आप ईरान ने कोई चाइनीज की यहाँ पर लैंग्वेज गानी है? एज अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बोल लूं जी, या आप बोलिए? जबरदस्ती आपको कोई अधिकार नहीं है। अभी आप सुन लिए, वहां पर 7 देशों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान का नहीं है। बाकी 7 देश के ऊपर भी अधिकार है, उनके ऊपर भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की राइट्स है, और ईरान को कोई अधिकार नहीं है कि आप कौन होते हैं भारत को बोलने के लिए या विश्व में कि आप युआन में ट्रेड करेंगे। हमारी मर्जी, हम रुपीस में करेंगे। कौन होता है बोलने वाला कि ईरान पे सैंक्शंस लगेगा? आप भी नहीं होते, आप भी नहीं बोल सकते कि आप युआन में करेंगे। भी नहीं होता। भारत को अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं रोका, आपने अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं रोका, तो अभी आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार नहीं है तो आप फिर इस चैनल पे क्यों आए हैं? मेरा अधिकार है और मेरे से पूछा जा रहा, मेरे को आप बोलने दिए। अगर आप में थोड़ी सी कंप्लीट प्रोफेसर साहब, अब आपको तो ये आदत नहीं थी बीच में बोलने की, लेकिन भारत का अधिकार, ये भारत के भी आप पे बोल रहे हैं भाई। आप इंडियन ही हैं प्रोफेसर साहब, हम जनरल मेस्टन है, प्लीज बोलिए जनरल मेस्टन। अगर आप भारतीय सेना की ये इज्जत करते हैं तो हमें पता चल जा सकता है कि आपकी लॉयल्टी किधर है। ठीक है, बहुत ओपनली मैं बोल रहा हूँ, लॉयल्टी आपकी भारत देश के साथ होनी चाहिए, और भारत देश कभी भी युआन में ट्रेड नहीं करेगा। ये आप सुन लिए, हम ये चाइना के अंडर में नहीं आते हैं। वी आर नॉट चाइनीज, सब्जेक्ट टू चाइनीज लॉ एंड रूल्स, एंड ईरान में भी सिंगिंग देयर ट्यून। भारत बिल्कुल उनकी ट्यून पे नहीं चलेगा, और भारत वो देश है। इंडियन बोलने दिए मेरे को, डॉलर में ना करें। हमें कोई मतलब नहीं है आप डॉलर में करिए या किससे करिए, पर हम युआन में नहीं करेंगे। हम बहुत क्लियर है, और मैं एज अ भारतीय बोल रहा हूँ, इंडियन रुपीस में करें, डॉलर में करने के लिए तैयार हैं। आपने बोला है कभी इंडियन रुपीस में? आप क्या वहाँ के राष्ट्रपति हैं? आप भारतीय हैं तो आप ईरान की क्यों वो इतनी खिदमत वो कर रहे हैं? आप एक एनालिस्ट के तौर पे बात किए, पूरे समय आपकी जो भाषा है, यहाँ पर जो मैं बोलना नहीं चाहता आपको, आप बोलते रहिए, मैं अपनी नजर आप नहीं कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए। रुक जाइए प्रोफेसर साहब, जैसे जनरल मेस्टन खत्म करेंगे मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज लेट जनरल मेस्टन कंप्लीट, प्लीज जनरल मेस्टन। देखिए, मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और वो फैक्ट्स बोल रहा हूँ सर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज 7 कंट्रीज का है। नंबर 1 वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ईरान भारत को या किसी देश को नहीं बोल सकता कि आप ईरान को युआन में पेमेंट करेंगे। हम चाइना के गुलाम या कोई किसी में नहीं है। भारत चाइना से ऊंचा देश है, और भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, और आज हमारे संबंध ईरान के साथ अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं, और गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, और अमेरिका के साथ अच्छे हैं। कोई हमें नहीं डिक्टेट कर सकता कि आप उसके संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग का ये जो आप बोल रहे हैं ना, बड़ी एक्यूरेट मिसाइल्स कर दी हैं। आपको ये मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी और वो सारा दे कौन रहा है? आपको पता है आपकी शिप्स कितनी गई हैं वहां पर, चाइना से लेके आए हैं? तो अगर आपकी ईरान की टेक्नोलॉजी है, वाह वाह, लेकिन हकीकत में आपको भी पता है सारी टेक्नोलॉजी और सारा मिसाइल का मटेरियल कंपोनेंट्स आपको चाइना से मिल रहा है। और आप अगर चाइना के सब्जुगेट होना चाहिए, आप हो जाइए। भारत तो किसी का गुलाम नहीं बन सकता है। हमने गुलामी सही है, और आज भारत इंडिपेंडेंट है। ईरान को अगर चाइना का गुलाम बनना है, आपको मुबारक हो। भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं बनेगा। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और हमें दिल है और दिमाग है कि हमें पता है किस प्रकार रिलेशंस रखने। और हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार बोला है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। आप यहाँ मिसाइल्स के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और आपकी इतनी ताकत है, जाके अमेरिका से भिड़िए, इजराइल से भिड़िए। आज की कोई रिपोर्ट उठा ली है, सबसे ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स यूएई के ऊपर फायर किए हैं। क्यों? यूएई में तो वहां पर यहूदी भी रहते हैं, ईरानियन भी रहते हैं। मैंने तो बोला 6 लाख ईरानियन रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं, हर मजहब और जात के लोग रहते हैं। ईरान में कितने भारतीय रह रहे हैं आप बताइए? उनको तो वहां से निकाला जाता है। और आप यूएई में देखिए, सब तरह के लोग रह रहे हैं, यमनी भी रह रहे हैं। मैं खुद अभी दुबई में होके आया था, वहां पर इतनी एकता और शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है। और आपको हंसी आ रही है। और कल आप ही का एक कोई बंदा जैदी बोल रहा था कि वहां लोगों की चीख सुनने में
यूएई के लोगों की चीख सुनने में, जिसमें भारतीय है, ईरानियन भी मरे हैं, पाकिस्तानी भी मरे हैं। आप लोग को मजा आ रहा है। ये तो आपके अंदर एक इंसानियत आ गई है। और आप आज भारत को बोलते हैं युआन में ट्रेड करिए, हरगिज़ नहीं। मैं बहुत क्लियर हूं इसमें, हम किसी देश के सामने नहीं झुकेंगे और ईरान भी हमें हुक्म नहीं दे सकता कि आप ट्रेड युआन में किए। हम किसी के वो उसमें नहीं आएंगे। भारत अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा। हमारे लिए भारत की जनता प्राथमिक है, आपके लिए चाइनीज प्राथमिक होगी। वो आपके आज भाषण से लग रहा है, स्टेटमेंट से। प्रोफेसर साहब आप जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे दूं? प्लीज एंश्योर जल्दी मेजर जनरल मेस्टन हमारे साथ है एंड यू प्लीज रिस्पेक्ट हिम एंड टॉक प्रॉपर्ली, ठीक है ना? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भाषा की मर्यादा रखें। बोले प्रोफेसर। स्पीकिंग टू हिम प्रॉपर्ली जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि मैं उनकी कुछ बातों से 100% अग्री करता हूं जनरल साहब की, कि हमें अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में तमाम डिसीजंस लेने चाहिए। इसमें 100% मैं अग्री करता हूं। हमें किसी फॉरेन पावर के दबाव में नहीं रहना चाहिए, ये बात को भी मैं अग्री करता हूं। और हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेके तमाम डिसीजंस लेने चाहिए, ये भी सही बात है, और मैं तीनों बातों में अग्री करता हूं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब 1994 में ईरान ने इंडिया को गैस पाइपलाइन ऑफर किया था और इंडिया दोस्ती गैस पाइपलाइन इंडिया तक पहुंचती, तो आज हमारे पास गैस 60 रुपया पर लीटर किलो नहीं होता, आज हमारे पास 15 रुपया किलो होता। उस जमाने में 2004 में कॉन्डोलीजा राइस आती है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है, और इन लोग ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को रिजेक्ट कर न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करते हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका के दबाव में आके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करते हैं। उसके बाद कई गवर्नमेंट्स आई, किसी गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देके ईरान से गैस लेने के बजाय उन लोगों ने अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कबूल किया। उसके बाद ईरान हमें गैस और ऑयल सस्ते में देता था, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, फिर हमने नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया, और उसके बाद हमने दोबारा अमेरिका से ऑयल ले रहे हैं जो हमारे लिए महंगा है, जहां हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, ईरान फ्री इंश्योरेंस दे रहा था। 50,000 करोड़ ईरान का पैसा यूको बैंक में पड़ा हुआ था, लेकिन ईरान ने उसके लिए हमें दबाव नहीं किया। मैं लौट रही हूं बहस पर, लेकिन ईरान की सेना की बड़ी धमकी खबर आ रही है इस वक्त। दुश्मन के पार्क पर्यटक ठिकाने सुरक्षित नहीं। अब देखिए, तो बहुत खतरनाक है, मतलब खतरनाक लड़ाई, ये तो बहुत खतरनाक है। प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं लगता कि आप भी इंसानियत के तकाजे के तहत इस तरह की धमकियों का समर्थन करेंगे। कोई भी मतलब देश रहता है, इतना तो आंखों का पानी रहता है कि नेतन्याहू भी 10 जगह बम गिरा रहा है, लेकिन वो आम लोगों को पहले माइक पर अनाउंस करके कहता है कि भाई वहां से हट जाओ, हम हमले करने वाले हैं। इतना तो आंखों का पानी बचना चाहिए इंसानियत का। अगर इस तरह की धमकी दी जा रही है कि पर्यटक ठिकाने, मतलब यही तो हम कह रहे थे ना शुरू से कि इंडिया ने क्या किया, किससे तेल लिया, ये लिया, वो लिया, इसमें आपकी पूरी जानकारी है। लेकिन इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, जो नेतन्याहू की स्क्रिप्ट पर बर्बादी की कहानी ईरान लिख रहा है। एक मौजू जो कंप्लीट हो जाने दें कि हम जनरल जी के पूरी बातों से सहमत हैं कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट, जहां से 90% इंडिया का गैस आ रहा है, 60% जहां से ऑयल आ रहा है, वो कंट्री और वो कंट्री से अच्छे रिलेशंस हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमें अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये 100% है। मैं एक चीज क्या क्लैरिफाई कर दूं, मैं ईरान का प्रवक्ता नहीं हूं। जो उनके ऑफिशियल्स ने कहा था, मैं वो आपको सुना रहा था। मेरी एक मिस्टेक हो गई, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। उन्होंने कहा था नॉन डॉलर में ट्रेड करना है, और क्योंकि युआन चाइनीज ऑयल गया था, तो उन्होंने युआन में कहा था। लेकिन ऑफर ईरान की गवर्नमेंट का ये है कि हर कंट्री नॉन डॉलर में ट्रेड लोगों को शक होना लाजमी है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप ईरान की जिस शिद्दत से डिफेंड करते हैं ना ईरान को, इस वजह से भी लोगों के मन में सवाल आते हैं कई। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि चुपके चुपके चाइना को 90% अपना तेल ईरान दे रहा है ऐसे वक्त पे भी, और कह रहा है कि हम पार्क और पर्यटक स्थलों पर हमला करेंगे। और मतलब ठीक है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ ईरान की चेतावनी की। ईरान दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ये किसने कहा है, ये बताइए एक बार, ताकि हम। ईरान की सेना ने ये चेतावनी दी है, जो खबर आ रही है, ईरान की सेना ने ये चेतावनी दी है, कहा है दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है।
हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से आज तक आपको यह खबर बता रहा है, ईरान की सेना की चेतावनी है कि पार्क और पर्यटक स्थल में भी दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी राय दूं जो आप लोग मिस कर गए। अगर मान लो प्रोफेसर साहब, एक मिनट, अगर मान लो ईरानियन प्रेसिडेंट कल सुबह डिक्लेयर करते कि हमारे पे जितनी मर्जी फायरिंग करे अमेरिका और इजराइल, हम अगले 3 दिन तक कोई फायर नहीं करेंगे, और ये मैसेज डायरेक्टली गल्फ स्टेट के प्रेसिडेंट्स को और शेख्स को देते, मैं कहता हूं सारी दुनिया ईरान के साथ हो जाती, सारी दुनिया दुबई यूएई के साथ हो जाती। आप लोग भी तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे ना। सारी दुनिया को उसके बाद अगर अमेरिका और इजराइल फायर करता, दुनिया उनको टोकती। आप लोग तो एक भगवान ने मौका दिया था ईद का, वो भी खो दिया, तो पीस आएगी कैसे? आपके हार्डलाइनर्स अगर आपकी कंट्री में हर चीज चलाएंगे, ये हॉर्मूज में किसने टैक्स लगा? हार्डलाइनर्स ने लगा, और पता नहीं सरकार की मंजूरी या गुंडे ले रहे वहां, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वहां एनार्की है। तो ये जो आपने जो थी ना 31 प्रोविंसेस में आपकी फौज इंडिपेंडेंटली काम करेगी, ये दुश्मन के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन इंटरनल जो ये प्रॉब्लम करती है वो शायद आपकी सेना मिस कर गई है। और ये समझने की जरूरत है प्रोफेसर साहब, क्योंकि जनरल दयाल खुलकर भारत और ईरान के रिश्तों के समर्थक रहे हैं। मतलब वो हर बात पर ये कहते हैं कि ये रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको डिफेंड भी करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।